शाम के 6 बजे का समय था। अशोक अपनी बाइक को दौड़ाए जा रहा था। अचानक अशोक की नज़र हाईवे पर खड़ी हुई एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जो अशोक की ओर मुस्कुराकर देख रही थी। अशोक ने अपनी बाइक ठीक उसके सामने रोक दी। इस सुनसान हाईवे पर अकेली क्या कर रही हो मैडम? आपको पता नहीं है, शाम के 6 बजे के बाद यहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं। क्यों, इस हाईवे पर कोई चुड़ैल टहलती है क्या? नहीं नहीं, चुड़ैल तो नहीं टहलती, लेकिन यहाँ पर बदमाश गुंडे जरूर घूमते रहते हैं, जो आप जैसी सुंदर लड़की को अकेला देखकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप कौन हैं? कहीं आप भी बदमाश गुंडों के गिरोह से तो नहीं हैं? अरे नहीं मिस, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ। लेकिन मैं शरीफ लड़की नहीं हूँ। मैं हर शाम के 6 बजे के बाद आप जैसे ही सुंदर लड़कों की तलाश में निकलती हूँ। मुझे रोज रोज बॉयफ्रेंड्स बनाना पसंद है। इतना बोलकर वो लड़की अशोक को अजीब सी नजरों से देखने लगी। अशोक उस लड़की की आंखों में खो गया। अचानक उस लड़की की आंखें गहरी नीली हो गई। अशोक उन गहरी नीली आंखों को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। कौन हो तुम? क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी आंखें पसंद नहीं आई? इतना बोलकर उस लड़की का चेहरा एक जले हुए भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से अशोक का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल अशोक ने अपने आप को एक खंडहर की छत पर पाया। अशोक चीखता हुआ बोला, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तभी एक तेज हवा का झोंका अशोक के शरीर से टकराया और अशोक लड़खड़ाता हुआ खंडहर से नीचे गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में अशोक का शरीर खून से लथपथ खंडहर के नीचे पड़ा हुआ था। 2 दिन बाद आर्यन अपने दोस्तों से अशोक की रहस्यमयी मौत के बारे में डिस्कस कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर अशोक उस खंडहर में गया क्यों? मुझे तो सोच सोच कर ये घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साधु सच बोल रहा था? ऐ बकवास बंद कर गिरीश, तेरे डराने की आदत से वैसे भी हम सब परेशान हैं और तू हम सबको फिर से डराने लगा। तुम सब अपनी बकवास बंद करोगे? हमारे दोस्त अशोक की हत्या हो गई, ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, उससे भी असाधारण बात यह है कि अशोक की लाश उस खंडहर की छत के नीचे पाई गई है। मुझे लगता है कि तुम दोनों बेवजह घबरा रहे हो। पुलिस के मुताबिक अशोक खंडहर से नीचे गिरा था। हो सकता है उसका पैर फिसल गया हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि अशोक उस खंडहर में गया है क्यों? आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी का मोबाइल बज उठा। फोन उसकी गर्लफ्रेंड दिशा का था। एंडी ने फोन रिसीव किया। हेलो दिशा, क्या हुआ? तुम कहाँ हो एंडी? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी इसी वक्त मॉल रोड पर आ जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है दिशा, तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर एंडी ने फोन काट दिया और अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, अब इस डिस्कशन को यहीं रोक दो। अगर कहीं हम सबकी गर्लफ्रेंड्स को भनक भी लग गई ना, तो हमारा क्या अंजाम होगा ये तुम सब जानते हो। हम इस बात पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इतना बोलकर एंडी घर से बाहर निकल गया और अपनी बाइक सड़क पर दौड़ा दी। कुछ ही देर में एंडी मॉल रोड पहुंच चुका था। उसने देखा कि दिशा रोड पर अकेली खड़ी हुई थी। एंडी ने अपनी बाइक दिशा के ठीक सामने जाकर रोक दी। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी कार खराब हो गई है, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम्हारी कार नजर ही नहीं आ रही। कार का तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हें अपने पास बुलाना था। मैं कुछ समझा नहीं। देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है, कितना सुहावना है। ऐसे में क्या तुम्हारा रोमांस करने का मन नहीं कर रहा? दिशा, तुम्हें पता है कि मेरे बचपन के दोस्त की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। मैं अब तक उसकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाया हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मौत होने का अफसोस है, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारे दोस्त के ही पास भेज दिया जाए। दिशा की बात सुनकर एंडी बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन हो तुम? तुम दिशा नहीं हो सकती।
अचानक दिशा का चेहरा जले हुए भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया और उसने बड़ी ही फुर्ती से एंडी का हाथ पकड़ लिया। एंडी ने अपने आप को उसी खंडर के अंदर मौजूद पाया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। अचानक उसकी नीली आंखों से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। उन आग की भयानक लपटों ने एंडी के शरीर को अपने लपेटे में ले लिया। कुछ ही क्षणों में एंडी तड़पता हुआ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को एंडी की लाश खंडर में मिली। एंडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गिरीश आर्यन के घर पर डरा सहमा बैठा हुआ था कि तभी वहां पर दिशा आ गई। आखिर तुम सबको उस खंडर में जाने की क्या जरूरत थी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? हम उस खंडर में नहीं गए। अगर तुम उस खंडर में नहीं गए होते तो फिर एंडी वहां कैसे पहुंचता? जहां तक मैं जानती हूँ वो तुम सबके साथ था, है ना? हाँ, वो हम सबके साथ ही था और यहीं आर्यन के घर पर बैठकर हम सबसे बातें कर रहा था। पर इसी बीच तुम्हारा फोन आ गया और उसके बाद हमें नहीं मालूम वो कहाँ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे कब फोन किया? गिरीश सच बोल रहा है दिशा। हमारे सामने तुम्हारा फोन एंडी के पास आया। एंडी ने तुमसे बात भी की कि तुमने उसे मॉल रोड पर बुलाया था। मैं उसे मॉल रोड पर क्यों बुलाऊंगी? मैं तो उस दिन इस शहर में थी ही नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले अशोक की मौत और अब एंडी की मौत, और दोनों की लाशें खंडर में पाई गई। हमें कुछ नहीं पता दिशा। तुम दोनों के चेहरे की घबराहट ये बता रही है कि तुम दोनों मुझसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो। मैं पता लगा कर रहूंगी। इतना बोलकर दिशा वहां से चली गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को पता लगाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हमें उस साधु को ढूंढना चाहिए जिसने हम सबको उस खंडर के अंदर चेतावनी दी थी। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। चलो मेरे साथ। इधर दिशा अपने घर पर अपने मोबाइल पर बार बार किसी का नंबर ट्राई कर रही थी। तभी दिशा की माँ उसके कमरे में आ गई। होनी को कोई नहीं टाल सकता है दिशा। मैं जानती हूँ कि तुम एंडी से बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। सब कुछ अचानक से कैसे हो गया? तुम किसे फोन लगा रही थी? अपनी दोस्त ऐना को। देखो ना माँ, ऐना मुझसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से आई थी। एयरपोर्ट पर बाहर आकर उसने मुझे कॉल किया था। मैंने एंडी को ही उसे रिसीव करने के लिए भेजा था, मगर एंडी ने मुझे बताया था कि उसके पहुंचने से पहले ही वो एयरपोर्ट से निकल गई थी। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पिछले 10 दिनों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। ऐना हमारी जिम्मेदारी है। वो इतने दिन से लापता है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने अभी तक पुलिस को उसके लापता होने की जानकारी दी है या नहीं? तुम्हारे पिता की तो पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान है। माँ, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पुलिस अपने तरीके से ऐना को ढूंढ रही है। दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा के मोबाइल की घंटी बज उठी। दिशा ने फोन देखा तो फोन पुलिस वाले का था। दिशा ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, इंस्पेक्टर भीष्म बोल रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त ऐना की कॉल डिटेल हमने निकलवाई है। हमें ऐना की आखिरी लोकेशन पता चल गई है। ऐना का फोन उस पुराने खंडहर के करीब आकर बंद हो गया था और तब से उसके फोन से कोई भी कॉल नहीं की गई। उसका फोन तब से बंद आ रहा है। मैं पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा हूं। तुम भी वहां पहुंच जाओ। इतना कहकर वहां से फोन कट गया और दिशा के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या हुआ बेटी? सब कुछ ठीक तो है? समझ में नहीं आ रहा है माँ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुलिस बता रही थी कि ऐना का मोबाइल उसी खंडर के आसपास जाकर बंद हो गया था जहाँ पर गिरीश और एंडी की लाश मिली है। मैं जा रही हूँ माँ। संभल कर जाना बेटी और अपना ख्याल रखना। इधर गिरीश और आर्यन उस खंडर के आसपास उसी साधु को तलाश कर रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में उसी साधु की आवाज टकराई। मुझे अब तलाशने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो पाप किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी।
हमें बचा लीजिए बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। मुझसे माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब दोस्तों ने मेरी चेतावनी को मजाक समझकर एक तरफ फेंक दिया था। आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात है। इतना बोलकर साधु क्रोध भरी नजरों से उन दोनों के करीब आ गया। अपनी आंखें बंद करो और अपने गुनाह को देखो और स्वयं फैसला करो कि क्या तुम दोनों माफी के काबिल हो या नहीं। साधु के इतना कहने पर उन दोनों की आंखें अपने आप बंद होने लगी और उन दोनों के साथ आंखों के सामने 10 दिन पुराने उनके ही किए हुए कुकर्म का दृश्य चलने लगा। एना रस्सी से बंधी हुई चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, तुम सब ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ, छोड़ देंगे, पहले हमारी बात मान लो। तुम्हें शर्म नहीं आती एंडी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त हूँ और उससे ही मिलने यहाँ इंडिया तक आई हूँ, और तुमने चुपके से मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी और यहाँ ले आए। एयरपोर्ट के बाहर तुम्हें देखकर ही हम सब दोस्तों की नीयत खराब हो गई थी। हाँ है ना, तुम्हारी नीली आंखों पर हम सब मर मिटे थे, अब हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं। तुम सब अय्याश हो और अपनी अय्याशी में सब कुछ भूलकर अंधे बन चुके हो। बकवास मत करो है ना, हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नामुमकिन, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, हमें जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। तभी उन सब के कानों में एक साधु की आवाज टकराई, छोड़ दो उस लड़की को और चले जाओ यहाँ से। आज अमावस की रात है और ये शैतानी खंडहर है। साधु को देखकर वो सब बुरी तरह से डर गए। अरे यार, ये साधु कहाँ से आ गया? इसने हमें देख लिया, चलो भागो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? अगर ऐना को हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये सब मेरी गर्लफ्रेंड को बता देगी और हम सब जेल की चक्की पीसेंगे। इतना कहकर एंडी ने जलती हुई मशाल से ऐना के कपड़ों में आग लगा दी। ऐना जलते हुए बुरी तरह से चीखने लगी और फिर शांत हो गई। ये क्या किया तुमने? आज की रात तुमने इस खंडहर में इस लड़की को जिंदा जला दिया। तुम सब मरोगे। अपना मुंह मत खोलना साधु, वरना हम तुम्हें भी जिंदा जला देंगे। तभी आर्यन और गिरीश होश में आ गए, मगर उनके सामने साधु नहीं बल्कि ऐना अपने भयानक रूप में खड़ी हुई थी और दूर से ये सारा दृश्य दिशा और इंस्पेक्टर भीष्म फटी फटी आंखों से देख रहे थे। हमें माफ कर दो ऐना, हमें जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी ऐना के आंखों से आग निकलने लगी और उस आग ने आर्यन और गिरीश को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों के शरीर धू धू करके जलने लगे। ऐना अपने असली रूप में आ गई और धीरे धीरे कदमों से दिशा और इंस्पेक्टर भीष्मा के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई। मेरी ही गलती थी जो मैंने एंडी को तुम्हें लेने के लिए भेजा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी आंखें एंडी के गंदे चेहरे को पहचानने में नाकामयाब रही। ऐना मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गई। चंद्रपुर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से सुनसान और खाली रहती थी। इस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिस पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के समय ये झूला अपने आप झूलने लगता था और आसपास का सारा इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर तो कभी रोने का शोर। लोग इस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणवीर अपनी पत्नी शिखा और बेटी प्रीति के साथ कहीं जा रहा था। काफी देर हो गई ना, अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पापा, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे ही।
कहीं किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला किया तो? अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जंगल नहीं है, गांव है। आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर चली और अचानक रुक गई। क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी अचानक रुक गई। रणबीर ने गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, पर गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। तभी शिखा का ध्यान हवेली पर गया। देखो, यहाँ कोई पुरानी हवेली है। हाँ, हो सकता है वहाँ कोई हो सकता है। चलो देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर चलने लगे। इस हवेली को देखकर लगता है कि सदियों से कोई यहाँ आया तक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जरूर होगा। रणबीर ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई है? और तभी एक बूढ़ी औरत एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन लेकर उनके सामने आई। कौन हो तुम? माँ जी, मैं रणबीर हूँ। ये मेरी पत्नी शिखा और ये मेरी बेटी प्रीति है। हमारी कार यहीं सामने बंद पड़ गई। रात भी काफी हो गई है। क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं क्या? रह तो सकते हो, पर ये हवेली सदियों से बंद है। अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सर पे छत मिल जाए, यही काफी है। ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने हवेली का दरवाजा खोला और फिर सभी लोग अंदर गए। आज रात तुम लोग यही हॉल में सो जाना। जी। बूढ़ी औरत वो लालटेन वहीं रखकर चली गई। उसके जाने के बाद शिखा और रणबीर बातें करने लगे। कितनी अजीब औरत थी। हाँ, पर एटलीस्ट समय पे हमें रहने के लिए छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस सुनसान इलाके में हम कहाँ भटकते। वो भी है। प्रीति, बेटा तुम इस सोफे पे सो जाओ, आप उस पर सो जाइए, मैं यही सोती हूँ। ठीक है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए तीनों को जल्द ही नींद आ गई, गहरी नींद। आधी रात को शिखा की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी बेटी प्रीति वहां नहीं थी। प्रीति! प्रीति! शिखा के चिल्लाने से रणबीर भी उठ गया। क्या हुआ? प्रीति यहाँ नहीं है। यही कहीं होगी। इतनी रात को कहाँ जा सकती है? रणबीर और शिखा प्रीति की खोज में जुट गए। वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसे ढूंढने लगे। प्रीति! 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 शिखा और रणबीर हवेली के हर कमरे में गए, पर प्रीति कहीं नहीं मिली। प्रीति कहाँ चली गई? तभी रणबीर का ध्यान खिड़की के बाहर गया। शिखा, वहाँ देखो। प्रीति! प्रीति पीपल के पेड़ के झूले पर बैठी थी। शिखा और रणबीर दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन दोनों ने देखा कि प्रीति किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये आंटी मुझे यहाँ ले आई। कौन सी आंटी? वहाँ कोई नहीं है। जब शिखा और रणबीर प्रीति के पास पहुँचे तो वो अचानक हवा में उड़ने लगी। मम्मी! मम्मी! प्रीति! रणबीर और शिखा की आंखों के सामने उनकी बेटी उड़ते हुए उनसे दूर जा रही थी। रणबीर और शिखा बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक प्रीति पीपल के पेड़ की ओर गई और उस पीपल के पेड़ ने प्रीति को निगल लिया। प्रीति! रणबीर! मेरी प्रीति कहाँ गई? दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि अचानक उनकी बेटी पीपल के पेड़ के झूले पर झूलने लगी। प्रीति! प्रीति बेटा! मम्मी, पापा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? रणबीर और शिखा प्रीति के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रीति को छुआ तो प्रीति एक डायन में बदल गई।
डायन को देखकर शिखा और रणबीर डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डायन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गई और डायन के हवेली में अंदर कदम रखते ही खंडहर सी हवेली नई नवेली हवेली में बदल गई। तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में आ गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? रणबीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो अचानक सीढ़ियां अपने आप नीचे की ओर चलने लगीं। रणवीर, ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने शिखा और रणबीर को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। डायन 1 से 2, 2 से 4, 4 से ढेर सारी हो गईं। सारी डायनें एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। शिखा और रणबीर डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणबीर पर हमला किया। रणबीर ने डायन के बाल पकड़ लिए। शिखा तुम भागो। तुम भी साथ चलो। नहीं शिखा, भागो यहाँ से। रणबीर डायन के बाल खींचने लगा। छोड़ दे मेरे बाल, मैं तुझे मार डालूंगी। भले ही तू मुझे मार दे, पर मैं भी तेरा अंत कर दूंगा। डायन गुस्से में रणबीर को दीवारों पर पटकने लगी। रणबीर ने डायन के बालों को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। डायन रणबीर को यहाँ वहाँ पटक रही थी और फिर जब रणबीर जमीन पर गिरा तो उसके हाथ लालटेन लग गई। उसने तुरंत लालटेन का कांच तोड़कर आग डायन के बालों में लगा दी। डायन जलने लगी और साथ ही पूरी हवेली भी जलने लगी। रणबीर जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। शिखा रो रही थी। रणबीर को जिंदा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणवीर! दोनों जिंदा तो थे, पर अब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी प्रीति! शिखा रणबीर के गले लगकर रो रही थी कि प्रीति पीपल के पेड़ की ओर से दौड़ती हुई उनके पास आई। मम्मी! मम्मी! प्रीति तू ठीक है? प्रीति जिंदा है। शिखा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया, उसका माथा चूमा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। पर कैसे? माँ, वो पेड़ मुझे दबा रहा था। मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन फिर अचानक वो पेड़ जलने लगा और मैं छूट गई। रणबीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए। रणबीर ने बड़ी बहादुरी से डायन का सामना किया। डायन की जान उसके बालों में होती है और इसीलिए उसके बाल जलते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो भस्म हो गई।